जय हिंद जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारी ये पॉलिटी की क्लास चल रही है जिसमें से कि आपको क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पढ़ा दिया। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार यानी डेमोक्रेटिक राइट्स। ये भूमिका नॉर्मल आपको नहीं पढ़नी है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, लाइफ विदाउट राइट्स यानी अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? चलिए इसके बारे में जैसे देखते हैं। गुआंतनामो, प्रिजन इन गुआंतनामो वे, यानी जो गुआंतनामो वे का जेल है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रिजन इन गुआंतनामो बे, ठीक है। गुआंतानामो बे के जेल के बारे में देखें। जैसे अमेरिका फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया था। चुपचाप क्या कर लिया था? पकड़ लिया था, ठीक है। इन लोगों को गुआंतानामो वे स्थिति एक जेल में डाल दिया गया था जो कि क्यूबा के निकट स्थिति इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का क्या हुआ करता था? कब्जा। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन है। क्या है? ये अमेरिका के दुश्मन, इसकी वजह से इनको यहाँ लाया गया। और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमले से इनका संबंध है। जो न्यूयॉर्क में हमला हुआ था ना, उससे इनका संबंध है, इसलिए इनको जेल में डाला जाए। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। मतलब कोई संदेह जैसे नहीं होता कि लगता है कि हाँ ये अपराधी हो सकता है, उसके आधार पर संदेह भी हो रहा है तो डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक के संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। ठीक। एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय भी आपके मानवाधिकार संगठन हो सकते हैं, ठीक है। अमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जिसे कहा जाता है। क्या है? अमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स होता है उसी तरह इंटरनेशनल भी ह्यूमन राइट होती है। ने गुआंतानामो वे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की गई है, मतलब जबरदस्ती की गई है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है और अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया। यह नाक के रास्ते में उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इस अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। मतलब ये ऐसा भी होता है, बहुत सारे निर्दोष लोग को जबरदस्ती संदेह के माध्यम से जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, ठीक है। ये कहीं का कानून नहीं। इसके बारे में आज देखेंगे कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। फिर देखते हैं दूसरी कहानी हमारी, सऊदी अरब में नागरिक का अधिकार। ये आपने अमेरिका के उसमें देखा, अब दूसरा देखेंगे आपके सऊदी अरब में, सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरब, ठीक है। गुंतनामो वे के उदाहरण एक अपवाद जैसा है क्योंकि इनमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है इस पर गौर करें और जरा इन तथ्यों पर विचार करें। जैसे कि देश में एक वंश का शासन चलता है। एक वंश मतलब जैसे किंगडम बेस में आपका चलता है, कोई किंग रहता है ना, उसी का राजा का बेटा राजा। और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की भी कोई भूमिका नहीं होती, मतलब इसमें जनता द्वारा नहीं चुने जाते। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जो वहाँ के शाह लोग होते हैं ना, जो राजा रडवाल, वही विधायिका और कार्यपालिका का चुनाव यही करते हैं।
जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसले को पलट भी सकते हैं। जो वहां के राजा रजवाड़े होते हैं वही नियुक्ति करते हैं जजों की, और जो चाहे तो फैसला जो जज ले लेता है ना, उसको क्या करते हैं, ये पलट भी सकते हैं। ठीक है। फिर लोग कोई राजनीतिक दल का या संगठन नहीं बना सकते। जो लोग होते हैं कोई भी राजनीतिक और संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। जैसे कहते हैं ना, राजा का रूल है भाई साहब, जो चाहेगा राजा, इतना कोई मीडिया अपने मन से वो कर सकती। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका सब किसके ऊपर डिपेंड है, जो राजा साहब बोलेंगे। कि कोई धार्मिक आजादी नहीं है यहाँ पास, सिर्फ मुसलमान ही है। कौन है? मुसलमान। यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं? सिर्फ मुसलमान। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। जैसे हमारे देश में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सबका मुहर्रम किसी का बन रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, पर हम लोग कुछ। लेकिन वहां पर जो सऊदी अरब है, सिर्फ वहां पर मुसलमान रहते हैं, हिंदू वगैरह वहां नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो अपने घर के अंदर ही करें, बाहर नहीं कर सकते। फिर औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी है। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश है जहां ऐसी स्थिति। जैसे फिर देखते हैं कोसोवो में जातीय नरसंहार। ठीक है। इथनिक मैसाकर इन कोसोवो। इथनिक मैसकर इन कोसोवो। कोसोवो। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया स्लाविया, ठीक है, युगोस्लाविया, जो आपका युगोस्लाविया है ना, वहां का है ये, का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्व लोग बहुसंख्यक थे। ठीक है। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त थे। कौन थे? उग्र सर्व जो यहाँ के हुआ करते थे, सर्व लोग यहाँ के क्या थे? राष्ट्रवाद थे, भक्त। मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। ठीक। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो, और अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानिया लोगों जैसे अल्पसंख्यक या देश छोड़कर चले जाएं या फिर सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार। जैसे जो मेजोरिटी लोग थी ना, वो क्या कहते थे, माइनॉरिटी लोगों को, जो यहाँ पर माइनर, उनको सोचा वो देश छोड़कर चले जाए, नहीं पर उनको प्रताड़ना देना स्टार्ट कर दिया गया। फिर कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानिया परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय पतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति के इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। ठीक है। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस गई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आया और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। ठीक है, मतलब उसके पति के, और उसके सामने उसके पति की मौत हो गई, और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उनके पास ना मकान था, ना पति, और ना शरीर पर पहनने कपड़े के अलावा कोई और चीज। समाचार में आई यह कथा उन हजारों अल्बानिया लोगों के साथ हुए बर्ताव के एक सच्चाई की बताती है। और यह रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर 17 में आया था। जाति पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए, उनमें से ये संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। फिर देखते हैं 5.2 में लोकतंत्र में अधिकार।
लोकतंत्र में आपके कौन कौन से अधिकार? राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो के वे कैदियों के बारे में, या सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियों लोगों, और भारत में 1984 से लेके 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप की जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आप के हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? ठीक है। शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिनमें से लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उनमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि अवशासन सिर्फ कागजों पर ही ना रहे, मतलब जो हम दे रहे हैं अधिकार वो सिर्फ कहाँ हो, कागजों पर ना रहे, उन पर असल भी हो, अमल भी हो। जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले, मतलब जो ये कानून ना माने उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहे तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, जैसे अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। ये भी अधिकार नहीं है। यूगोस्लाविया के सर्व लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। तो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव है। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे हम उस पूरे समाज से भी स्वीकृत मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज में अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हर जगह नियम कानून बनते हैं और वही नियम कानून हमें बताते हैं क्या सही और क्या गलत है। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। ठीक है। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था। लेकिन आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो के वे कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उससे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू कर दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता दे, यानी अधिकार क्या है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है, उसे क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। मान्यता दे तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ठीक है। यानी ये हमारे अधिकारों को क्या हो रहा है? हनन हो रहा है साहब। ठीक है। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसीलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उनमें ये तीन बुनियादी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं,
इन्हें समाज में स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। जैसे अधिकार होते हैं ना, ये कानून दावे हैं, हमें मान्यता मिली होती है। ठीक है, कि क्या होंगे, कैसे होंगे। ठीक। फिर आता है कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। व्हाई डू वी नीड्स राइट्स टू अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। ठीक है, जितने भी चुनाव होते हैं ना, सबको अपना चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार होता है। किसमें? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को अपनाना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। यही आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। संभव है, ठीक है, वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाने की जरूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों को अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। यानी संविधान में आपकी जो कानून है, कौन से अधिकार है, पूरे आपके राइट्स लिखे, जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह इसी के पार्ट। भारतीय संविधान में अधिकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखा जाए तो हमें फंडामेंटल राइट्स ये दिया है, जो टोटल 6 प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, मैंने आपने प्रियम्बल्स पढ़ा था। ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी है, जैसे आपने देखा होगा चैप्टर 2 में देखा होगा, ठीक है, ना कि चैप्टर 3 में। ठीक। फिर आपका क्या आता है? लोकतांत्रिक अधिकार। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इन अधिकार को ठीक से क्या क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके हम जानते हैं। ये सबसे पहले आपको ये पता, मौलिक अधिकार कितने आपके? 6। सबसे पहले संवैधानिक उपचार का, समानता का, स्वतंत्रता का, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका समानता से का। सबसे पहले ये आता है आपका, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। फिर आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपका है राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी आपका होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर आपका लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। पहला क्या है आपका? राइट टू इक्वलिटी। हमारा संविधान कहता है कि सरकार में भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो,
सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। जैसे कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? कानून। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या समान नागरिकों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सब एक बराबर है। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता कि हम मान लो राजा के बेटे हैं तो आपको अलग नहीं, भैया आपके लिए सब समान है। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। ऐसे नहीं कि आप प्रधानमंत्री तो आप कुछ नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितों को स्पष्ट करके और साफ किया, जैसे सरकार किसी से भी उसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। यानी आपको हम बता दें, किसी भी, जैसे उसके किसमें नहीं कर सकती? धर्म यानी रिलीजन, कास्ट और आपकी जेंडर। ठीक है, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया। ठीक, उसके साथ साथ आपके सेक्स, इसके आधार और प्लेस बर्थ के आधार पर क्या नहीं कर सकती? ये आपके भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्थान, घाट, सड़क, खेल और सार्वजनिक भवनों का इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों को, लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। जैसे अभी भी गांव में है कि कोई भी आपके यहाँ पानी भी पीने आ जाता है नीचे जात के, वो गिलास धोएगा, उसको नीचे बैठने का है। तो ये सब अधिकार हमारे कानून में नहीं है, इनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी है जाति धर्म हमारी इंसानियत। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है इस जीवन में। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। या उसके साथ भेदभाव भी नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुपिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन अनेक सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नागरिक नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत के ख्याल रखते हुए समान व्यवहार। मतलब जिसको जो जरूरत है उसका ख्याल रखते हुए उसके साथ समान व्यवहार किया। जैसे जो विकलांग है उसके आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है, जैसे आरक्षण यही कर। ठीक है, इसी बात को साफ करने के लिए संविधान रूप से कहता है कि, स्पष्ट रूप से कहता है, क्या कहता है? कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव ना होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। जैसे छुआछूत के अनेक स्वरूप आप देख सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, कि 1990 में प्रसिद्ध पत्रकार में पी साईनाथ ने यह अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अभी तक का बरकरार छुआछूत के व्यवहार का अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेखा माल लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों का बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलितों दूल्हों के बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, अगर दलित चढ़ गया घोड़ी पर तो उसे मार दिया जाए। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने की जाता, उसके उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी ना,
मिर्जापुर वगैरह, उसमें भी आप घोड़े में देखेंगे वो दलित वाले, बहुत सारी ऐसी मूवी है जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। जैसे संविधान सामाजिक भेदभाव के एक अद्भुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिनमें से किसी खास जाति में जन्म लेने पर भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसीलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध में, यानी अनटचेबिलिटी को क्या बोला है, दंडनीय अपराध। याद रखिएगा साहब, तो छुआछूत को क्या बोला गया है, दंडनीय अपराध बोला गया है, अनटचेबिलिटी या पनिशेबल ऑफेंस। फिर देखते हैं मेनी फॉर्म्स ऑफ द अनटचेबिलिटी में आपने देख लिया 1999 वाला। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। जैसे फंडामेंटल राइट आपका 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, जिसमें से एक सामान्यता का अधिकार आपको बता दें ये 14 आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। अब राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल आएगा 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, स्वतंत्र का मतलब ही बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का, ना व्यक्तियों का, ना हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसीलिए भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को कई तरह का स्वतंत्रता दिया गया। जैसे सबसे पहले क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 है, तो इसमें सब क्लॉज दिया गया है। ये 19A है, 19B, 19C, 19D, 90, 90F आपके दिया गया। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, मतलब कि असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। फिर संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपको जैसे कि फ्रॉम एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं आप, मतलब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप जमा हो सकते हैं एक जगह पर, संगठन बना सकते हैं आप, देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है आपको, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है आपको, कोई भी काम करने के लिए, धंधा चुनने के लिए, पेशा करने के लिए आपकी स्वतंत्रता है। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ है कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा ही उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो। पता चला है आप बोल रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोलना स्पीच स्टार्ट कर दे, बगल वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, ये नहीं है आपका अधिकार, ठीक है। फिर आप तो बोल दो कि नहीं हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये हम चाहे जितना नरियाएं, चाहे जितना स्पीच दें, चाहे जितना माइक लगा के गला फाड़े, पर बगल वाले को डिस्टर्ब हो रहे, इसकी भी तो आपको देखना पड़ेगा। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरे को परेशानी ना हो, ठीक है, वही आजादी। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है कि अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने की, लिखने की और कला विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय में दूसरों से अलग हो सकती है, संभवतः है कि कोई 100 लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने का स्वतंत्र है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप
इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए फरमान नहीं कर सकते कि मतलब आपको फ्रीडम है तो आप कुछ भी कर दीजिए। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखते हैं, नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार भी है। वह ये सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचार आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ये इकट्ठा हो सकते हैं कि किसी भी पार्टी को वोट करना है, कुछ चर्चाएं करने, उसके लिए वो इकट्ठा हो सकते हैं, पर ऐसे ही बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। जैसे कि किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं। जैसे कि हम रीवा से इंदौर आ गए, कोई इंदौर से दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली से आपके बेंगलोर, वहां जाके रह बस सकता है। ठीक है, जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभवतः है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या यहाँ उसका कोई संपर्क भी ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी को मौत की सजा नहीं सुनाती, जैसे जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता यानी राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, जीने का अधिकार है, जब तक वो मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह मतलब है कि कानूनी आधार पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करता हो। जैसे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होगी। सबसे पहला कानून ये। ठीक है, अगर गिरफ्तारी कोई कर रहा है आपको या हिरासत में लिए जा रहे हैं व्यक्ति को, तो उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने की कारणों की जानकारी देनी होगी। दूसरा, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट की मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना। इसीलिए कहते हैं कि अगर जब होता है ना तो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उस दिन अदालत खुली होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार। मतलब किसी को मान लो पुलिस पकड़ ले गई, ठीक है, सूचना देके पकड़ेगी पहली बार, फिर उसको 24 घंटा के अंदर अंदर उनको कोर्ट में पेश करने पड़ेगा। अगर कोर्ट के पेश नहीं करते उसके बाद इनको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या, ये जो अपराधी है उनको वकील करने की स्वतंत्रता है। ठीक, आइए एक बार फिर से गुंतनामों और कोसाबों को याद करें। इन दोनों के ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रता में सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। ठीक है, जिससे क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन है? अगर हाँ तो प्रत्येक संविधान में कौन से प्रावधान का उल्लंघन हो? जैसे भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सेटेनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसे हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है, पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों की यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन के माध्यमिक परीक्षाओं में मद्देनजर शहर में रात में 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के प्रयोग में पाबंदी लगा दी है। ये भी क्या आपके अधिकार। जैसे फिर आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी आपका क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के राइट अगेंस्ट
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल कितने में है आपके आता है साहब? ये नॉर्मल आपका आर्टिकल है। 23 से लेके 24। ठीक। फिर इसे स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे इस संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया और इन्हें गैर कानून घोषित कर दिया। जैसे कि पहला, संविधान मनुष्य के अवैध व्यापार का निषेध करता है। क्या करता है? अवैध व्यापार का क्या करता है? निषेध करता है। और आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं, ठीक है, जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। जैसे दूसरा, हमारा संविधान किसी भी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करते हैं, यानी जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। जैसे तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी ये निषेध करता है कि हमें जो चाइल्ड होते हैं ना, उन्हें 14 साल के कम बच्चे को क्या नहीं कर सकते आप? क्या नहीं कर सकते साहब? मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है। जैसे किसी कारखाने, खदान या रेलवे, बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करा सकते। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इनमें से बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सिलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून भी शामिल है। इन अखबारों के आधार पर संपादक के नाम एक लंबा पत्र या शोषण के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन की बात उजागर करते हुए अदालत की अर्जी लिखी थी। जैसे ये मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की कि अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सलेम जिले की गांव में 7 से 12 वर्ष की उम्र अनेक बच्चे को लेकर जाकर केरल के त्रिचूर जिले में ओलुम में बेचा गया। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले में जुड़े तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। जैसे कर्नाटक में होमपेट के साथ इसी तरह राष्ट्रीय नमूना सर्वे। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28। ठीक। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इन मामलों में भी हमारे संविधान निर्माताओं खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जे, आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। जैसे कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। ठीक है। जैसे अपना हिंदू है ना, यहाँ पास कोई एक धर्म विशेष नहीं, लेकिन जैसे पाकिस्तान हो गया, सऊदी, यहाँ मुस्लिम वाले धर्म वाले देश है। ठीक है, डायरेक्ट। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का क्या है? अपना अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए के अधिकार का मतलब किसी को साझा देकर, प्रेम करके, लालच देकर उसे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। जैसे कि बहुत सारे आप देखो धर्म परिवर्तन होते, क्रिश्चियन हो गए और आपके मुसलमान लोग ये करवाते हैं। हमारे भारत देश में अभी चलता है। तो से इलीगल लोग हैं, जैसे कि मैं कल अब वो 5 लाख रुपए दे दे के क्रिश्चियन बन के, क्रिश्चियन कहाँ आ गए? इतना पैदा कहाँ हो गया हमारे देश में? ठीक है। इस बहुत ज्यादा लोग कन्वर्टेड है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। अपना धर्म मानने और उसके
सार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता, उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। न ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका आर्टिकल क्या है 28 तक पढ़ लिए, 29 से 30। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताएं अल्पसंख्यकों के अधिकार की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को भाषा, सांस्कृतिक और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी कारण से चलते संविधान अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करती है। जैसे नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने को नहीं रोका जा सकता। सभी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहां अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले का बहुमत है पर कर्नाटक में अल्पसंख्यक है। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है पर राजस्थान, हरियाणा में, दिल्ली में अल्पसंख्यक है। हमें अधिकार कैसे मिल सकते हैं। यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारी किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण यानी फंडामेंटल राइट महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग कराने का अधिकार हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय है। जैसे इन्हें संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्या कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। क्या है आर्टिकल आपका 30, ठीक है। हाँ, कहा जाता है यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। समझता है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही है, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल का आपको कोई हनन कर रहा है ना, फंडामेंटल राइट्स का, आप डायरेक्ट चले जाइए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट जा, ठीक है। हाँ, इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। क्या कहा गया है, आत्मा और, संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है, आपके संवैधानिक उपचार की यानी आर्टिकल 32 को ही क्या कहा गया, द हार्ट एंड द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारों को गतिविधियों तथा फैसलों के ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका और कार्यपालिका यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें से कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे सभी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने के आदेश या रिट जारी करने का अधिकार। रिट मतलब 5 तरह की रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, ठीक है, जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अदालतों गड़बड़ी का शिकार होने वालों की अर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद में स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम है। जैसे कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। पर अब अगर मामला सामाजिक और सार्वजनिक हित का हो तो ऐसा मामले इस मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को क्या कर देगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसके पहले हम ये कंप्लीट कर लें कि जो मानव अधिकार होते हैं वो कहाँ तक आपके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, जो वहां पास की वो सरकारें होती हैं वो पनिशमेंट भी कर सकती हैं आपकी, ठीक है। तो ये हमारी, आपको बता दें एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं आपसे कि हमारी क्लासेस पॉलिटी की चल रही है, क्लास 9th की चैप्टर 5 लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामले को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। ये मामले कौन से होते हैं? सिविल कोर्ट के मामले आपके कहलाते हैं। कि कौन से मामले होते हैं आपके? ये सिविल कोर्ट के मामले आपके कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, उठाया जाता है। इनमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार किसी इनमें कोई भी व्यक्ति हो या फिर समूह हो, सरकार किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामलों के सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कहता है, क्या इसके बारे में जानते हैं आप? क्या आपने ऊपर बने न्यूज कोलाज पर ध्यान दिए? इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन में गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर के लोगों को ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस मामले में पहल की। ये 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है, कानून के द्वारा बनाया गया एक फ्रीडम आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनमें आमतौर से सेवानिवृत्त जज, अधिकारी और प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्ति किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसला देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। तो यह पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेवारी अदालतों की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामलों में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना बस है।
यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में इन्हें रोकने की सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश के मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट, अपने सुझाव सरकार को देता है, जिससे पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है, अपनी सम्मन बेचकर बुला बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है, या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत की कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जीपीओ, कॉम्प्लेक्स ए आई, नई दिल्ली 110023। यहाँ पास इसका पता है, यहाँ पास आप भेज सकते हैं कुछ भी आपको शिकायत है, कोई भी आपका हनन हो रहा है उसके प्रति आप भेज। अब देखते हैं 5.4 यानी अधिकारों का बढ़ता दायरा। ठीक है, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, अधिकारों का बढ़ता दायरा। जैसे हमने इस अध्याय की शुरुआत में अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, या नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत है। हमारे संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह अधिकार विचारों और व्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए राइट टू लाइफ, उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया गया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जो जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है और ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था, दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने और उन्हें कानूनी रूप दे। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों में भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने की बात कही। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोग संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ साथ नए अधिकार सामने आए हैं। संविधान बनाने संविधान अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे निजता का अधिकार। ठीक है, किसका अधिकार हो गया आपका? निजता का अधिकार, मतलब कोई भी आपका राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते और उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। राइट टू प्राइवेसी का है। ठीक है, राइट टू एन एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का अधिकार, ऐसे पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वस्थ या कुशल क्षेप के प्रतिकूल ना हो, जिसे पर्याप्त आवास पाने का अधिकार आपके पास है। ठीक है, राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, स्वस्थ सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार
और निजता के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, जैसे कि प्रतिज्ञा पत्र में अनेक अधिकारों के मान्यता दी गई, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सीधा नहीं जुड़े। इनसे अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है जैसे काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने का अधिकार है, अपनी जीविका और उपार्जन करने का अधिकार, ठीक है। काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार यानी बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और बीमारियों से रोकथाम, और शिक्षा का अधिकार जैसे मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा भी शामिल है। ठीक है, इस तरह से आपका पॉलिटी यानी सिविक्स क्लास 9th की पूरी कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है 6 से लेके आपके 12 तक की ऑल सब्जेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। अब क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पूरी चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये क्लास 9 का लास्ट चैप्टर था पॉलिटी। आपकी हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है क्लास 9 की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह पूरा पार्ट बाय पार्ट आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ये आपका अधिकार है। आपका अधिकार है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अपने अधिकार को निभाते हैं नहीं निभाते, ये आपकी मर्जी। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।